वेलकम टू सी विजडम चैनल। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? ओके, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सबसे पहला आता है मीनिंग। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सिंपल मतलब है कि गुड्स या सर्विस एक कंट्री से दूसरा कंट्री को बेचना, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त हमें डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट कस्टमर्स, ओके, लीगल सिस्टम्स अलग होगा, बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट होगा हर कंट्री में, ओके, पॉलिटिकल सिस्टम्स डिफरेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होगा, एक्सचेंज रेट रिस्क बहुत हाई होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होगा, फॉर्मेलिटीज बहुत बहुत होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, ओके, शिपिंग का इश्यूज बहुत हो जाएगा। शिपिंग करते वक्त हमें क्या इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा उस शिपिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, रेस्ट्रिक्शंस बहुत आएगा इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त, एंड इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है हम इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त। ओके, दो तरीके के इकोनॉमिस्ट होता है। ओके, एक इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इंटरनेशनल करते वक्त, इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त बेनिफिट्स होता है, एंड दूसरा बोलते हैं कि एडवर्स इफेक्ट आता है। ओके, सो हम लोग दोनों साइड के हम लोग चेक करेंगे कि उनका ओपिनियन कैसे है। ओके, and others feels that trade generates a number of adverse consequences on the welfare of citizen. Okay, now international trade is a powerful stimulus to economic efficiency. So economic efficiency को बढ़ाना है, सबसे मेन या पावरफुल टूल क्या होगा? ओके, टूल होता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। ओके, एंड कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्लस इनकम राइज हो जाएगा, आपका मार्केट वाइडर हो जाएगा। ओके, दूसरा कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, लेबर आप चीपली दूसरा कंट्री से आप लेबर इंपोर्ट कर सकते हो, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप लार्ज स्केल, ओके, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जो मैन्युफैक्चरर्स है, अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो जो मैन्युफैक्चरर, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, उनके ऊपर कंपटीशन प्रेशर होगा, क्वालिटी उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत बेनिफिट्स हो जाता है। ओके, ट्रेड प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, न्यू मटेरियल्स, नया नया मटेरियल्स, ओके, मिल पाएगा। सोर्सिंग, हर एक कंट्री से आप अलग अलग सोर्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सिंग कर सकते हो। ओके, आपको लेबर एक पर्टिकुलर कंट्री से ले सकते हो, कैपिटल एक कंट्री से, कैपिटल मशीनरीज आप एक कंट्री से ले सकते हो। सो सोर्सिंग, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, वाइडर चॉइस इन प्रोडक्ट्स, ओके, enables consumers to have access to wider वैरायटी। ओके, सो कस्टमर्स के पास बहुत सारा वैरायटी भी आ जाएगा आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते वक्त। ओके, सो international trade enhances the extent of market and augments the scope for mechanization and specialization. So international trade क्या होता है, एक मैकेनिज्म बन जाता है। ओके, जिसके कारण एक स्पेशलाइजेशन, देखो जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज करेगा उनको उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा, सो वो कंट्री उसमें ही फोकस करेगा। ओके, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट्स वो फोकस या उनके पास नहीं है, ओके, वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, सो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज क्या करेंगे, वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों, ओके, बोथ बेनिफिट्स, दोनों कंट्रीज इसमें बेनिफिट कर जाते हैं। ओके, एक्सपोर्ट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब्स क्रिएट होता है एक्सपोर्ट करते वक्त, एंड पॉवर्टी रिड्यूस हो जाता है उस कंट्री का। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन खुल जाता है जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड होगा। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुल जाता है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स, क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली कंपटीशन की वजह से। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड है, सो हर एक जन ट्रेड कर सकते हैं वहाँ, सो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। इवन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर वो लोग भी
चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट्स बिके, सो उन वो लोग भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने चालू करेंगे। ओके, फाइनल लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। सो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी हम हमारा मेंटेन हो जाता है, ओके, while doing the international trade। ब्रॉडनिंग ऑफ प्रोडक्टिव बेस, जो प्रोड्यूस जिस कंट्री में जो प्रोड्यूस कर सकते हो उसका बेस इंक्रीज हो जाएगा while doing the import and export। प्रिवेंट undue fall in domestic prices caused by over production। देखो, कोई कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, ओके, सो उस कंट्री के पास ओवर प्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज का। सो वो कंट्री क्या करेगी, एक तो वेस्ट हो जाएगा। सो वेस्ट नहीं होने के लिए आपका पास ऑप्शन होता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो भी आपका पास एक्सेस कुछ चीज़ें हैं, एक्सेस कोई रिसोर्सेस है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आप उस एक्सपोर्ट के थ्रू बेनिफिट कर सकते हो। ओके, एंड इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से स्टेबिलिटी, प्राइस का स्टेबिलिटी भी मेंटेन हो जाएगा। ओके, क्योंकि करेंसीज एक्सचेंज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, एंड उस करेंसी एक्सचेंज करते वक्त जो मॉनेटरी वैल्यू, जो प्राइस का वैल्यू, वो स्टेबल हो जाता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ नो हाउ। देखो, एप्पल एप्पल को आप एप्पल जो प्रोडक्ट्स है उसको इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो मीन्स जो नो हाउ है, जो उस टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को भी दूसरा कंट्रीज को बताना पड़ेगा। सो जो नो हाउ, जो टेक्नोलॉजी, जो जो उस इंफॉर्मेशन है, ओके, वो भी दूसरा कंट्रीज के साथ एक्सचेंज होता है, जिसके कारण क्या होगा, दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी उनका क्वालिटी इंप्रूव करेगा, उसका स्टैंडर्ड्स हाई कर देगा एज कंपेयर टू द इम्पोर्टेड गुड्स। ओके, ट्रेड स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड्स बिटवीन नेशन। ऐसा बोला जाता है कि ट्रेड्स के वजह से नेशन के बीच में अच्छा रिलेशनशिप आता है। ओके, अभी ये सब था एडवांटेजेस। अभी इसमें और आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, ओके, इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है कि डिप्रेस डिमांड फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, जिसको ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ओके, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ओके, जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनका जॉब चला जाता है। लॉस ऑफ लेबर्स, बार्गेनिंग पावर, जो लेबरर्स का बार्गेनिंग पावर था, ओके, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक डोमेस्टिक कंट्री है, उधर लेट अज्यूम 5 ही लेबर है, ओके, सो वो 5 लेबर को काम मिलता था, बट जैसे ही आप इंपोर्ट का ऑप्शन मिल गया, एक इंटरनेशनल ट्रेड का ऑप्शन मिल गया, आप क्या करोगे, आप दूसरा कंट्री से चीपर रेट में आप लेबर इंपोर्ट करोगे, लेबर का सर्विस इंपोर्ट करोगे, एंड फिर ये जो 5 जन है उनका जॉब लॉस हो जाएगा। ओके, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस, ओके, जो वेजेस, जो प्राइस है वेजेस का, वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशन। ऐसा बोला जाता है कि ट्रेड करने से हर कंट्री को बेनिफिट्स नहीं होता, एक कंट्री को पूरा बेनिफिट मिल जाता है एंड एक कंट्री उसका एक कंट्री को डिसएडवांटेज हो जाता है ट्रेड करते वक्त। ओके, economic exploitation is likely outcome when underprivileged countries become vulnerable to the growing political power of corporation operating globally। सो कभी कभी क्या हो जाता है, जो एकदम मोनोपोलिस्टिक कंट्रीज है, जिसका पास ज़्यादा रिसोर्स है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड चालू होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, दूसरा कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है with the help of international trade। okay, excessive stress on exports and profit driven exhaustion on natural resources। देखो, आपके पास कुछ अच्छा चीज़ नहीं है प्रोड्यूस करना, बट आपके पास रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस आपका कंट्री के पास, आप क्या करोगे, आपका पास ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट करना है। सो ओनली ऑप्शन इज टू एक्सपोर्ट योर रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स है, तो आप एक्सप्लॉइट करोगे नेचुरल रिसोर्सेज का। आप आपको मालूम है कि ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, सो आप क्या करोगे, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने का कोशिश करोगे, विच इज रॉन्ग टू द एनवायरमेंट। ओके, थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब जो अभी अभी जो नया ग्रोइंग मैन्युफैक्चर है, जो नया ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जो नया ग्रोइंग प्रोडक्शन सेंटर्स है, उन उन लोग को डिमोटिवेट हो जाएगा उन लोग, क्योंकि जो
बड़ा बड़ा कंपनीज है जो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग चीप रेट, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, वाई? बिकॉज लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में वो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, सो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाता है, एंड वो लोग चीप प्राइस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विच में किल द न्यू कमर्स। ओके, रिस्की डिपेंडेंस ऑन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशन। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही हम सपोर्ट लेने लगते हैं। ओके, हर एक वक्त, बट ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए वॉर टाइप कि सामने वाला कंट्री अभी आपको प्रोडक्ट दे ही नहीं रहा है, आपको सर्विस दे ही नहीं रहा है, सो ये क्या बन जाएगा, एक रिस्की डिपेंडेंस बन जाता है। सो रिस्की डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादातर ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादातर करते हैं। ओके, risky dependence of underdeveloped countries on foreign nations. Okay, welfare of people may often be ignored or jeopardized for the sake of profit. Okay, so well, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते वक्त वेलफेयर की बातें छोड़ो, सिर्फ प्रॉफिट ही देखते हैं हर एक जन। ओके, बिजनेस करते वक्त वैसे भी प्रॉफिट ही देखते हैं। सो वेलफेयर तो दूर दूर चला जाता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि हाँ हम ये कर रहे, वो कर रहे हैं। सो बट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वक्त कोई ये सोचता नहीं है वेलफेयर। एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स में कॉस्ट शॉर्टेजेस, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते वक्त क्या होगा, रिसोर्सेज कम हो जाएगा, जिसके कारण खुद के कंट्री में ही कभी कभी शॉर्टेजेस आ सकता है रिसोर्सेज का। ओके, टू मच एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में डिस्टॉर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ओके, अवे फ्रॉम द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ अ कंट्री। ओके, जो कंट्री को चाहिए एक्चुअल में जो नीड है, ओके, कंट्री का नीड कुछ और हो सकता है, बट गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा, कभी गवर्नमेंट या बिजनेसमैन का फोकस क्या होगा, एक्सपोर्ट करना, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बट जो एक्चुअल नीड है उससे उनका फोकस हट जाता है। ओके, ट्रेड में ब्रीड राइवरली ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर कंपटीशन। सो ट्रेड के वजह से बहुत सारे कंपटीशन हो सकते हैं, एंड उसके वजह से राइवलीनेस आ सकता है। ओके, फाइनली देर इज ऑफन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखो हम इधर से आप दूसरा कंट्रीज में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, सो हमें मालूम नहीं कि जो दूसरा वाला कंट्रीज है उसका बिजनेस कैसा वर्क हो रहा है। ओके, दूसरा वाला कंट्री में कौन कर रहा है, कैसे काम चल रहा है, क्या वो जेन्युइन है। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओके, यहाँ पर finally there is often lack of transparency and predictability in respect of many aspects related to trade policies of trading partners. Okay, एंड इम्पोर्ट बैन कभी कभी हो सकता है, हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स लग जाता है, एंड कभी कभी ट्रेड एम्बार्गोस मीन्स कंप्लीट बैन। ओके, कंप्लीट बैन भी हो जाता है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दो तीन थियरी है, ये सीख लेंगे। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला आता है मर्केंटाइलिस्ट व्यू। सो मर्केंटाइलिस्ट व्यू क्या बोला जाता है, मर्केंटाइलिस्ट व्यू आता है यूरोप के ग्रेट पावर्स, यूरोपियन के ग्रेट पावर्स ने ये व्यू निकाला गया है। मर्केंटाइलिस्ट व्यू मतलब कि आपको एक्सपोर्ट करना, एंड देन आपसे क्या लेना, आपसे लेना जो भी ज्वेलरी, गोल्ड ये सब लेके हमारा कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको रिच करना। ओके, ये है मर्केंटाइलिस्ट व्यू। ओके, एंड इनका थियरी है कि दिस व्यू आर्ग्यूज दैट ट्रेड इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या, देखो मेरे पास कुछ नहीं, लेट अज्यूम अभी अभी एक कंट्री डेवलपर, ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास, यू एज अ कंट्री यू हैव 10 रुपीज, ओके, 10 bucks यू कैन से, ओके, और 10 gold coins। ओके, सो ये मर्केंटाइलिस्ट व्यू बोला जाता है कि मैं आपसे 10 रुपया ले लूंगा, ओके, बाय डूइंग सम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, एंड वो 10 रुपया मेरे पास आ जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास 10 रुपया था, वो 10 रुपया मेरे पास आ गया, इट्स अ जीरो सम गेम, मतलब एक का प्रॉफिट हो जाता है एंड दूसरे का लॉस हो जाता है, विच इक्वल्स टू विच सम अप टू जीरो। ओके,
सो इसी को बोला जाता है जीरो सम गेम। ओके, सिंपल मीनिंग है, सिंपल बहुत सिंपल थियरी है बेसिकली, मतलब एक का प्रॉफिट एक का लॉस which aggregate to zero. Okay, this view argues that trade is a zero sum game with winners who win does so only at the expense of losers, and one country's gain is equal to another country's loss. एक कंट्री का विन या एक कंट्री का गेन will be equal to another country's loss or another country's disadvantage. Okay, so that the net change in wealth or benefits among the participant is zero. इसको इसीलिए इसका नाम आया है जीरो सम गेम। ओके, सो ये था मर्केंटलिस्ट व्यू। नाउ द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो नाम से ही आपको थियरी याद होना चाहिए। अभी थियरी आता है थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब एक कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसका पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। ओके, सो ये थियरी देखते सबसे पहला क्या है इस थियरी के अंदर। ओके, सबसे पहला एडम स्मिथ ने ये नोटिस किया कि जीरो सम गेम ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री का प्रॉफिट मतलब दूसरा कंट्री का लॉस, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन मेजरली दो कंट्री ट्रेड क्यों करते हैं, दो कंट्री ट्रेड करते हैं ताकि उन दोनों कंट्री को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। इसलिए एडम स्मिथ ने ये नोटिस किया कि जीरो सम गेम में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। एडम स्मिथ आए और बोले मैं थियरी निकालूंगा, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके, सो लेट्स सी क्या है ये थियरी। द absolute cost advantage theory points out that a country will specialize in the production and export of a commodity in which it has absolute cost advantage। मतलब वो कंट्री उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में ज्यादा ध्यान देगा जिसमें उनका पास ज्यादा एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज है। ओके, इस थियरी को एग्जांपल वाइज देखते हैं। ओके, सो लेट्स चेक दैट आउट। ये टेबल 4.1.1 में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ओके, सो कमोडिटी दिया है। ओके, कंट्री ए दिया है, कंट्री बी दिया है। ओके, कमोडिटी में दो चीज है, व्हीट बशल्स एंड क्लॉथ यार्ड्स। ओके, सो कंट्री ए एक घंटे में 6 व्हीट बशल्स तैयार कर सकता है, व्हीट बशल्स कर सकता है। एंड कंट्री ए ही 4 क्लॉथ यार्ड्स बना सकता है एक घंटे में। ओके, ऑन द अदर हैंड कंट्री बी क्या करता है, कंट्री बी एक घंटे में सिर्फ एक व्हीट बशल्स तैयार कर सकता है, वेरएज कंट्री बी क्लॉथ यार्ड्स एक घंटे में 5 क्लॉथ यार्ड्स तैयार कर सकता है। ओके, सो इस एग्जाम्पल में आप चेक करोगे कंट्री ए 6 व्हीट बशल्स तैयार करता है एक घंटे में। ओके, अभी कंट्री ए के पास ऑप्शन है कि वो डोमेस्टिक ट्रेड कर सकते हैं या फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब वो खुद का एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक व्हीट बशल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं क्लॉथ यार्ड से। ओके, वेरएस दूसरा ऑप्शन है उसको क्लॉथ यार्ड चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कंट्री बी। ओके, सो 6 देके फाइल ले सकते हैं। ओके, सो अभी इसमें एडवांटेज कैसा होता है दोनों कंट्री में। ओके, सो इस एग्जांपल को चेक करते हैं। इस एग्जांपल बोला जाता है कि द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बोला जाता है कि ये कंट्री ए, इफ कंट्री ए में ही डोमेस्टिकली वो लोग ट्रेड करे, वीट 6 वीट देकर 4 क्लॉथ यार्ड ही मिलेगा, विच मीन्स 2 क्लॉथ यार्ड कम। ओके, 2 क्लॉथ यार्ड कम विच मीन्स 4 क्लॉथ यार्ड एक घंटे में बनता है, 4 क्लॉथ यार्ड एक घंटे में बनता है, विच मीन्स 15 मिनट। एक क्लॉथ यार्ड बनने के लिए कितना होगा, 15 मिनट्स। ओके, सो 2 और क्लॉथ यार्ड बनने के लिए कितना होगा, हाफ एन आवर और लगेगा। ओके, सो कंट्री ए को 6 व्हीट बशल्स देके 6 क्लॉथ यार्ड लेना है तो हाफ एन आवर का लॉस हो जाएगा, हाफ एन आवर का लॉस हो जाएगा। ओके, सो
सो कंट्री ए क्या करेगा, कंट्री ए लेगा कंट्री बी से, ओके, एंड उसका हाफ एंड हाफ जो है वो सेव कर सकता है, ओके। लाइकवाइज कंट्री बी क्या करेगा, कंट्री बी एक वीट बशल्स बनाता है, ओके, वेरस क्लोथ यार्ड कितना बनाता है, 5 क्लोथ यार्ड बनाता है 1 घंटे में। सो कंट्री बी क्या करेगा, फोकस करेगा क्लोथ यार्ड बनाने, ओके, वो फोकस करेगा क्लोथ यार्ड बनाने, ओके, एंड वीट बशल्स क्या करेगा, वो वीट बशल्स कंट्री ए से इंपोर्ट कर लेगा, ओके। सो कंट्री ए फोकस करेगा वीट बशल्स के ऊपर एंड कंट्री बी फोकस करेगा क्लोथ यार्ड्स के ऊपर, ओके। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, आप ये रीड भी कर सकते हो, ओके। सेम सेम चीज इसमें लिखा गया है, ओके, आप चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ओके, एंड यही पूरा पैराग्राफ में बताया गया है, ओके। नाउ ये था एक कंट्री के पास एक एडवांटेज, ओके, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज था, लाइक कंट्री ए के पास था एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ वीट बशल्स, वेरस कंट्री बी के पास था एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ क्लोथ यार्ड्स, ओके। नाउ अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एडवांटेज दोनों प्रोडक्शन का एडवांटेज कंट्री एक ही कंट्री के पास हो, ओके। रियल लाइफ में तो ऐसा हो सकता है ना, आपको लगता है कि नहीं? आपको जैसे एग्जांपल बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा रियल लाइफ में बहुत बार हो चुका है कि एक कंट्री के पास दोनों दोनों एरिया में उनका पास बेनिफिट्स होता है, स्टिल स्टिल वो लोग चूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, ओके। सो लेट्स चेक दैट आउट, ओके। So the theory discussed above gives us the impression that mutually gainful trade is possible only one country has absolute advantage and the other has absolute disadvantage. So ये थियरी में एब्सोल्यूट थियरी में इसमें बोला जाता है कि एटलीस्ट एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए एंड दूसरा कंट्री के पास एक उसी चीज का डिसएडवांटेज होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, ओके, तभी जाके इस थियरी में फिट होगा, ओके। बट ऐसा हो कि कंट्री ए के पास ही दोनों एडवांटेज हो, ओके, तब क्या होगा, तब आता है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ओके। थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, ओके। So David Ricardo developed the classical theory of comparative advantage in his book Principles of Political Economy and Taxation, which was published in 1817, okay. The law of comparative advantage states that even if one nation is less efficient, देखो एक nation less efficient है, then the other nation in the production of all commodities, okay, there is still scope of mutually beneficial trade. देखो एक नेशन हर एक प्रोडक्ट जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट्स में वो उनके पास एडवांटेज नहीं है, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, हर एक प्रोडक्ट्स में उनका डिसएडवांटेज ही है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। बट स्टिल ये थियरी बोला जाता है फिर भी आपको बेनिफिट होगा, ओके, बेनिफिट होगा, कैसे कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, ओके। सो here table comes table 4.1.2, okay, सेम एग्जाम्पल, थोड़ा डिफरेंसेस है, थोड़ा डिफरेंसेस क्या है इसमें, लाइक कमोडिटी सेम वीट बशल्स एंड क्लोथ यार्ड्स, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ओके। यहाँ पर आप चेक करोगे, ओके, आप ऐसा ब्रॉड व्यू से देखोगे कि इसमें पता ही चल रहा है, आपको पता ही चल रहा है कि कंट्री ए के पास पूरा एडवांटेज है, कंट्री ए के पास पूरा एडवांटेज है, तो क्यों कंट्री ए बी के पास जाएगा, वाई कंट्री ए विल गो टू बी, ट्रेड क्यों करेगा बी के साथ जब कंट्री ए के पास ही पूरा एडवांटेज है, तो सोचो, थिंक, इस एग्जांपल से आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ओके, क्यों कंट्री ए बी के पास जाएगा, ओके। अभी ऐसे डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा क्यों जाएगा, बट हम रिवर्स चल सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेट करते हैं क्यों कंट्री ए कंट्री बी के पास जाएगा, ओके। लेट अज्यूम कंट्री बी 6 क्लोथ प्रोड्यूस करता है, कंट्री बी
6 क्लोथ प्रोड्यूस करता है। इधर 2 लिखा है बट हम लोग एज्यूम करेंगे कि 6 क्लोथ प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ कंट्री ए के पास ऑप्शन होता है कि एक डोमेस्टिकली ट्रेड करे, खुद का इससे एक्सचेंज करे, या फिर वो कंट्री दूसरा कंट्री से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, एक तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो कंट्री ए डोमेस्टिक ट्रेड करेगा। ओके, 6 वीट बशल्स देखकर उसको क्या मिलेगा? 4 क्लोथ यार्ड्स मिलेगा। ओके, 6 वीट बशल्स देकर 4 क्लोथ यार्ड्स ही बनेगा 1 घंटे में। सो 4 क्लोथ यार्ड्स मिलेगा, विच मीन्स 2 वीट बशल्स का लॉस है। 2 वीट बशल्स का लॉस है। बट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कंट्री बी क्या कर रहा है? कंट्री बी क्या कर रहा है? कंट्री बी 6 क्लोथ यार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कंट्री ए क्या करेगा? कंट्री ए के पास ऑप्शन होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करे, 6 वीट बशल्स देखकर वो 6 क्लोथ यार्ड्स ले सकता है। सिंपल। अभी कंट्री ए क्यों लेगा? ओके, कंट्री ए क्यों लेगा? उससे पहले 6 क्लोथ यार्ड कंट्री बी को बनाना है। ओके, 6 क्लोथ यार्ड कंट्री बी को बनाना है। ओके, सो उसको कितना वक्त लगेगा? ओके, इधर 2 क्लोथ यार्ड बन रहा है 1 घंटे में। ओके, सो 6 बनाना है, विच मीन्स 3 घंटा लेगा कंट्री बी क्लोथ यार्ड बनाने। ओके, कितना? 3 घंटा लेगा कंट्री बी क्लोथ यार्ड बनाने, 6। ओके, नाउ अभी आपको समझ आएगा क्यों कंट्री ए और कंट्री बी दोनों ट्रेड में आएगी। वाई? ध्यान से सुनो। ओके, सी, कंट्री बी कितना लगेगा? 3 घंटा लगेगा उनको क्लोथ यार्ड बनाने। ओके, वेरास उनको वीट बनाना है। ओके, वीट बनाना है। ओके, 6 वीट बनाना है तो उनको कितना लगेगा? 6 घंटा, 6 hours। ओके, तो ये थियरी क्या बोलता है? ये थियरी बोलते हैं 6 घंटा वीट क्यों बना रहे हो? आप पागल हो। कंट्री भी पागल है, 6 घंटा वीट बनाने में टाइम वेस्ट कर रहा है। 6 घंटे में सॉरी 6 घंटा लेकर 6 वीट बशेस बनाने में आप पागल हो। क्या करो कंट्री बी? कंट्री बी आप काम करो, 6 घंटे क्या, 6 घंटे को छोड़ो, 3 घंटा लो और क्या करो? 3 घंटा लो क्लोथ बनाओ, 3 घंटा लो और 6 क्लोथ यार्ड बना दो। 3 घंटा लो, सिर्फ 3 hours लो और और कितना, सॉरी, सिर्फ 3 घंटा लो और क्लोथ यार्ड बना दो। ओके, 6 क्लोथ यार्ड बना लो और फिर एक्सचेंज करो कंट्री ए से, और फिर एक्सचेंज करो कंट्री ए से। सो आपको क्या मिला? 3 घंटे में आपको 6 वेट बशल्स मिल गया। कंट्री बी को क्या बेनिफिट हुआ? समझो, वो क्या कर सकता है? एक तो वो 6 वेट बशल्स बना सकते हैं 6 घंटे में, या फिर उसका पास ऑप्शन है कि वो 3 घंटा दे क्लोथ यार्ड बनाने में। ओके, 3 घंटा दे क्लोथ यार्ड, तो उनका पास 6 क्लोथ यार्ड बन जाएगा, एंड 6 क्लोथ यार्ड वो वेट बशल से एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड दे विल गेट दी 6 वेट बशल्स इन 3 hours। समझे? इसीलिए यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल है। ओके, लाइकवाइज ये तो कंट्री बी का बेनिफिट हो गया। अभी कंट्री ए का बेनिफिट्स क्या है? कंट्री ए क्या कर रहा है? यहाँ पर 6 वेट बशल्स है, वो 6 कंट्री बी जो भी बनाएगा, ओके, 3 घंटा लेके वो उसे एक्सचेंज करेगा। ओके, सो उसने यहाँ पर जो 4 घंटा है लगाने क्लोथ में, जो लगाने का वाला जो टाइम है, वो उसने उसका सेव कर दिया। ओके, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज विच मीन्स, ओके, कंट्री ए खुद से कंपेयर करेगा। ओके, क्या उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है कि नहीं? ओके, एंड लाइकवाइज कंट्री बी भी खुद से ही कंपेयर करके देखेगा क्या उनके उधर उधर ही डोमेस्टिक ट्रेड करने से अच्छा है कि इंटरनेशनली आप एक्सचेंज करें। ओके, इसको बोला जाता है कंपैरेटिव थियरी। ओके, और द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, नाउ गोइंग अहेड,
According to the law of comparative advantage, both nations can gain if country A specializes in the production of wheat. Okay, country A को क्या करना पड़ेगा, क्लोथ का जो भी हार्स है, ओके, जो भी टाइम दे रहा है, वो क्लोथ को छोड़ के उसको क्या वीट बशल्स में ध्यान देना चाहिए. ओके, सो ए को स्पेशलाइज करना पड़ेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सम ऑफ इट इन एक्सचेंज ऑफ कंट्री बी एंड वाइस वर्सा. कंट्री बी को क्लोथ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड उसको वीट बशल्स को कम करना चाहिए. ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट है. ओके, नाउ सेम एग्जाम यही बताया गया है इस पैराग्राफ में. ओके, नाउ हेक्सर-ओलिन थियरी ऑफ ट्रेड. ओके, हेक्सर-ओलिन थियरी ऑफ ट्रेड क्या है? ओके, हेक्सर-ओलिन थियरी, हाँ, इससे पहले जो एग्जाम्पल जो ये था, ओके, कंपैरेटिव एडवांटेज था, ये वाला आप रियल लाइफ में भी देख पाओगे. ओके, रियल लाइफ में जैसे कि पहला यूएसए था, वहाँ उनके पास इनोवेटिव माइंड्स थे. ओके, लेबर भी थे, ऐसा नहीं कि उनका उधर स्किल्ड लेबर्स नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है. देखो, इनोवेटिव माइंड्स है, मतलब उनके पास स्किल्ड लेबर्स भी है, बट स्टिल उन्होंने, उनके पास लेबर माइंड्स भी है प्लस इनोवेटिव माइंड भी है, बट स्टिल उन्होंने लेबर माइंड के ऊपर फोकस नहीं किया. उन्होंने बोला कि हम लोग इधर यूएसए में लेबर पावर्स नहीं ढूंढेंगे, लेबर्स फोकस नहीं करेंगे, यूएस से क्या करेंगे, एक आउटसोर्स करेंगे, मतलब इंडिया को देंगे या दूसरा कंट्रीज जो चीप में लेबर्स दे रहे हैं उनको दे देंगे. सो ये एग्जांपल यहाँ पर ठीक बैठता है. ओके, एंड लाइकवाइज इससे पहला जो हम लोग ने थियरी पढ़ा विच वॉज द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको मालूम होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री एक प्रोडक्ट में एडवांटेज है. ओके, लाइक कोई कंट्री है जिसका पास ज़्यादा तेल है, ओके, एंड दूसरा कंट्री है जिसका पास ज़्यादा मिल्क है. ओके, उन दोनों क्या करेगा, तेल देके मिल्क ले लेंगे. ओके, ये भी एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ वाला एग्जांपल है. ओके, नाउ गोइंग अहेड. ओके, ये सब सीख लिए. ओके, नाउ हेक्सर-ओलिन थियरी हम लोग रिज्यूम करते हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं. सो हेक्सर-ओलिन कौन है? ओके, ये थे टू स्वीडिश इकोनॉमिस्ट. ओके, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे ये दो. ओके, एली हेक्सर था टीचर. बेसिकली ये एक टीचर थे एंड उसका स्टूडेंट था ओलिन. ओके, इन दोनों ने मिलकर इस थियरी को बनाया है, दी हेक्सर-ओलिन थियरी ऑफ ट्रेड. ओके, बट इसको इम्प्रूव करने के लिए सैमुअलसन भी आया. सैमुअलसन कौन है? सैमुअलसन एक इकोनॉमिस्ट है. सो इस थियरी का नाम चेंज होकर बन गया है हेक्सर-ओलिन सैमुअलसन थियरम भी बोला जाता है इसको. ओके, सो लेट्स सी हेक्सर-ओलिन थियरी या एचओ मॉडल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एचओ मॉडल. ओके, क्या है ये? सो in a general sense of the term factor endowment. फैक्टर, इसमें हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं. ओके, फैक्टर्स मतलब कैपिटल कितना था, लेबर कितना था. ओके, ये फैक्टर. ओके, फैक्टर एंडोमेंट. सो फैक्टर एंडोमेंट का मतलब है कि फैक्टर एंडोमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बोथ natural and man-made means of production. Okay, according to this theory, international trade is but a special case of interregional. इस थियरी का मतलब, इस थियरी बोला जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड करके कोई चीज़ नहीं है. इट्स एन इंटर रीजनल ट्रेड. इंटर रीजनल ट्रेड मतलब देखो, हर रीजन में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग फैक्टर्स ज़्यादा ज़्यादा एक्सेसिव में होगा या ज़्यादा कम होगा. ओके, लाइक कोई जगह आपको लेबर्स ज़्यादा चिप में मिलेंगे, कोई जगह आपको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स वो चिप में मिलेगा. ओके, सो ये वही बोलता है कि इस थियरी इंटरनेशनल ट्रेड या इंटर कंट्रीज में नहीं लगाया जा सकता. इट्स इंटर
रीजनल थियरी, ओके, आप इंटर रीजनल थियरी में लगा सकते हो ये कॉन्सेप्ट, ओके। सो जहाँ फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, एक एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है, ओके। That is, some regions have abundance of labor but scarcity of capital, whereas some other regions have abundance of capital but scarcity of labor, vice versa होता रहता है, okay. Now, according to Olin, the immediate cause of inter-regional trade is that goods can be bought cheaper in terms of money, okay. देखो, जिधर लेबर ज़्यादा है तो उधर हम लोग कम पैसा ले सकते हैं, सो इसीलिए ये ट्रेड हो जाता है, ओके, एक्चुअल ओलिन थियरी आ जाता है। सो ये ट्रेड कब होगा? जब आपको कोई चीज़ सस्ता दिख रहा है, कोई फैक्टर सस्ते में मिल रहा है, ओके। सो वो कंट्री क्या करेगा? उस कंट्री से इंपोर्ट करने का कोशिश करेगा। लाइकवाइज दूसरा कंट्रीज भी वही करने का कोशिश करेगा, ओके। जिसके कारण क्या होगा? ओके, लेट्स सी। is that goods can be bought cheaper in terms of money than they can be produced at home, okay। पहला तो डोमेस्टिक में चेक करेंगे कि क्या मेरे को लेबर उतना वही प्राइस में मिल रहा है कि नहीं, ओके। शायद हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड में ज़्यादा लेबर कॉस्ट है, सो हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ओके। And this is the case of international trade as well. The cause of difference in the relative prices of good is the differences the amount of factors, okay। डिफरेंस ऑफ गुड्स, जो प्राइस का गुड्स का प्राइस का डिफरेंस है वो किसके वजह से होगा? फैक्टर्स के प्राइस के डिफरेंसेस के वजह से ही होगा उस गुड्स का डिफरेंस, ओके। जिधर लेबर जिधर लेबर ज्यादा, लेट अज्यूम कोई कंट्री जिधर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा? लेबर कॉस्ट ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा? उस लेबर कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो क्या करेगा? उस गुड्स, जो गुड्स प्रोड्यूस हो गया, उस गुड्स के अंदर, उस एमआरपी के अंदर इंक्लूड करेंगे, विच विल इंक्रीज द गुड्स प्राइस, ओके। So the cause of difference in the relative prices of goods is the difference the amount of factors endowments like capital and labor between two countries, okay। The factor price equalization, ये लोग क्या बोलते हैं? देखो, एक 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 फैक्टर, आप मतलब एक कंट्री से जब लेबर आप सस्ते में ले रहे हो, तो दूसरा कंट्री का लेबर का क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा, ओके। दूसरा कंट्री का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, सो वो दूसरा कंट्रीज का लेबर क्या करेंगे? वो लोग उनका प्राइस इंक्रीज करेंगे, ओके। फिर क्या होगा? फिर प्राइस ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर देंगे, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल, इन पहला क्या यूएसए क्या करता था? पहला जो भी टेक्नीशियंस थे वो इंडिया से आउटसोर्स करते थे। क्यों? वाई इंडिया से आउटसोर्स क्यों करते थे? ओके, आईटी वाले लोग को क्यों आउटसोर्स करते थे? वाई? बिकॉज चीप में मिल जाता था, ओके। 30-40,000 देके उनको चीप में मिल जाता। बट जैसे ही अभी आउटसोर्स करते रहे, ओके, सो इंडिया में लेबर का डिमांड बढ़ते गया, सो लेबर का फिर कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ऑलमोस्ट अभी जो यूएसए का लेबर जो भी चार्ज करेगा प्राइस, वो इंडिया भी ऑलमोस्ट कर रहा है। सो अभी उनको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप इंडिया से लो या यूएसए से, सो लोग सोच रहे हैं कि यूएसए से ही ले, ओके। सो वही ये था प्रैक्टिकल लाइफ। अब थियरी में देखते हैं। The factor price equalization theorem states that international trade tends to equalize the factor price between the trading nations, okay। In the absence of foreign trade, it is quite likely that factor prices are different in different countries, okay। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड equalizes the absolute and relative returns to homogeneous factors of production and their prices, okay। Now, the Heckscher-Ohlin theorem thus puts forth that foreign trade eliminates the factor price differentials, okay। The factor price equalization theorem, ये दूसरा थियरम है, ओके। दी हेक्चर ओलियन थियरम क्या बोलते हैं? जो भी फॉरेन ट्रेड के वजह से क्या होगा? फैक्टर प्राइस का जो भी डिफरेंसेस है वो इक्वलाइज हो जाएगा। सेम चीज
फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरम भी वही बोला जाता है, विच इज कोरोलरी, मतलब उसी थियरम से ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरम आया गया है। ओके, हेक्सिन-ओलिन ट्रेड थियरम, it holds true only as long as हेक्सर-ओलिन थियरम holds true। ओके, तो जब तक हेक्सर-ओलिन ट्रेड थियरम है तब तक फैक्टर इक्वलाइजेशन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरम भी रहेगा। ओके, now when the prices of the output of goods are equalized between countries as they move to free trade, okay, free trade में जब जाएंगे then the prices of the factors will also be equalized between countries। It means that product mobility and factor mobility become perfect substitutes। ये 3-4 लाइन इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो इट मीन्स दैट प्रोडक्ट मोबिलिटी एंड फैक्टर मोबिलिटी बिकम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेट अज्यूम एक कंट्री है जहां लेबर इंटेंसिव है। ओके, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ओके, ज्यादा लेबर है, चिप कॉस्ट में लेबर मिल जाता है। ओके, वो कंट्री में क्या होगा, आप लेट अज्यूम वो कंट्री में क्लोथ का प्रोडक्शन होता है। लेट अज्यूम वो कंट्री में क्लोथ का, कपड़े का प्रोडक्शन होता है। ओके, लेबर क्या करेगा, कपड़ा बनाएंगे। ओके, बट जैसे जैसे कपड़ा बनाएंगे तब क्या होगा, तब उनके पास डिमांड आएगा कि कपड़े का बनाने का मशीन्स भी लेके आओ। ओके, आप आपके पास लेबर है, वो कंट्री था लेबर इंटेंसिव। ओके, बट जैसे ही उनके पास आया डिमांड्स आते गए कि कपड़ा बनाओ कपड़ा बनाओ। ओके, तब उनको कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, मशीन्स लगेगा। ओके, सो सोचो समझो, हम बना रहे थे एक प्रोडक्ट को मोबाइल कर रहे थे, मोबिलिटी कर रहे थे, मतलब एक प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, विच मीन्स हम एक प्रोडक्ट मीन्स कपड़ा को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लेबर फैक्टर। ओके, लेबर फैक्टर के हेल्प से हम क्या कर रहे थे, कपड़े को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट बट जैसे ही हम लोग कपड़े को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट तभी हम लोग को डेफिशिएंसी मिला कि हमारे पास मशीन ही नहीं है कपड़े बनाने का। सो हम लोग को क्या करना पड़ा, हमें करना पड़ा इंपोर्ट करना पड़ा कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स को। सो यही बोला जाता है, जब आप एक प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट मोबिलिटी जब करते हो तभी एक फैक्टर मोबिलिटी भी हो जाता है विथ इक्वलाइज एवरीथिंग। ओके, इजी। नाउ थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट और मॉडर्न थियरी को हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, सो इधर हम कंपैरेटिव कॉस्ट लगाकर रुपीस लेबर, मतलब बेसिकली हम लोग हार्स में देखते थे पहला। ओके, कंपैरेटिव कॉस्ट चेक करते थे, बट मॉडर्न थियरी क्या करते हैं, फैक्टर्स को देखते हैं, लेबर कितना ज़्यादा, कैपिटल कितना ज़्यादा। ओके, फैक्टर एंडोमेंट्स। ओके, थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट में लेबर थियरी वैल्यू है, लेबर थियरी वैल्यू। ओके, कितना लेबर कितना एफिशिएंसी था। ओके, एफिशिएंसी कैसे देखते थे, टाइम से कि 1 घंटे में कितना चीज़ बनता था। सो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू लगता था। मॉडर्न थियरी में मनी कॉस्ट जो भी फैक्टर एंडोमेंट से आता है उसको ही मनी कॉस्ट बोला जाता है। लेबर को एक ही फैक्टर मान के चलते थे, बट इधर लेबर प्लस कैपिटल भी लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड अलग अलग बोला जाता है। एंड यहाँ पर मॉडर्न थियरी में इंटरनेशनल ट्रेड तो है, बट इंटर रीजनल ट्रेड बोला जाता है, एक रीजन दूसरा रीजन से भी अलग हो जाता है, इवन इट इज इन डोमेस्टिक ऑल्सो। ओके, स्टडीज ओनली कंपेरेटिव कॉस्ट ही देखा जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स का प्राइसेस को देखते हैं। ओके, डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, फैक्टर प्राइस जो फैक्टर का प्राइस का डिफरेंसेस है वो यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं किया जाता है, बट मॉडर्न थियरी में कंसिडर किया जाता है। डज नॉट प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव एडवांटेज, इधर हमें मालूम नहीं पड़ता कि
ये कंपैरेटिव एडवांटेज मिल क्यों रहा है, ओके, जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उनको मिल क्यों रहा है, ऐसे कंट्रीज को मिल क्यों रहा है, ओके। बट मॉडर्न थियरी में हमें बिल्कुल मालूम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स, कंपैरेटिव थियरी या जो एडवांटेज है वो कैसे मिल रहा है, ओके। अभी न्यू ट्रेड थियरी, ओके, न्यू ट्रेड थियरी, ओके। न्यू ट्रेड थियरी क्या है? एनटीटी शॉर्ट फॉर्म। एनटीटी इज एन इकोनॉमिक थियरी दैट वाज डेवलप्ड इन 1970s, ओके, एज अ वे टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न। सो इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स को सीखने के लिए एनटीटी बनाया गया है, ओके। अभी इस थियरी में क्या बोला जाता है, देखो, इवन एक कंट्री कार तो बना रहा है, ओके। आप आपका कंट्री मोबाइल बना रहा है, आपका कंट्री कार बना रहा है, फिर भी क्यों वो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है? वाई? क्यों करना चाह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड? आपका कंट्री कार मोबाइल सब कुछ तो बना रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इवन जो दूसरा कंट्री से इंपोर्ट भी आप क्या करोगे? कार और मोबाइल ही तो इंपोर्ट करोगे ना आप। सो ये थियरी कोशिश करता है कि बताने क्या कि ऐसा क्यों कर रहा है कि कंट्री आज आप इवन इवन मैन्युफैक्चर कर सकता है इन इटसेल्फ, ओके। कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट्स है, फिर भी क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो ये एंटिटी थियरी कवर करता है। तो दोस कंट्रीज विद द एडवांटेजेस विल डोमिनेट द मार्केट। जिसके पास एडवांटेज है, कोई भी बिजनेस हो, जिसके पास एडवांटेज है वो डोमिनेट करेगा एंड वो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा। मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा तो उनके पास पावर होगा एंड वो लोग सेल करेंगे, ओके। एंड उसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है, इवन इवन दो अदर कंट्री हैव दी सिमिलर प्रोडक्ट्स आल्सो देन आल्सो, ओके। एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज़्यादा आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, ओके, लार्ज नंबर ऑफ स्केल में, ओके। सो कॉस्ट घट जाता है, ओके, जिसके वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाता है। नेटवर्क इफेक्ट, आपके पास एप्पल का मोबाइल है, फिर क्या करेगा? हर एक जन के पास एप्पल का मोबाइल है सब, तो दूसरा तीसरा जन भी क्या करेगा? एप्पल का मोबाइल लेने का कोशिश करेगा, विच मीन्स बैड वैगन इफेक्ट आ जाता है, ओके। सो एंटिटी थियरी इज वेरी सिंपल, ओके। सो यही था इस चैप्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी इजी चैप्टर, ओके। सो दैट्स इट फॉर